नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हमारी प्रश्न सीरीज़ जो चल रही है उसमें हम आज कुछ और प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे और उम्मीद है आपको ये प्रश्नोत्तरी बहुत अच्छी लगेगी, हेल्पफुल लगेगी। दोस्तों, यदि आपको ये अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, ईद का चांद होना मुहावरे का सही अर्थ है। दोस्तों, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लगाइएगा और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दे सकती हूँ, इसलिए आप कोशिश करिएगा कि कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर देने का। तो मैं आपको इसका उत्तर बता देती हूँ। सबसे पहले इसके 4 विकल्प देख लीजिए। ईद का चाँद होना, मुहावरा है ईद के दिन दिखाई देना। सबसे पहला ऑप्शन बी है बहुत सुंदर होना, सी है दर्शन दुर्लभ होना और डी है उपयुक्त सभी। उम्मीद है आपने अपना ऑप्शन लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर है दर्शन दुर्लभ होना। ठीक है। जब कहते हैं ना कि आपके मतलब जब बहुत समय से कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो हम उसको कहते हैं कि भाई आप तो ईद का चांद हो गए, यानी कि आपके दर्शन दुर्लभ हो गए। तो इसका सही आंसर होगा दर्शन दुर्लभ होना, ईद का चांद। कभी कभी ऑप्शन में ये भी रहता है कि दिखाई न देना। दोस्तों, इसका दिखाई न देना नहीं होगा क्योंकि ईद का चांद तो ईद के दिन दिखता है तो है ना, इसीलिए कभी कभी दिखना या दर्शन दुर्लभ हो जाना, दुर्लभता से दिखता है तो उसे कहेंगे ईद का चांद होना। ठीक है। अगला देख लेते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ पे तीन आपको कथन दिए हुए हैं, आपको बताना है कि उनमें से कौन सा सही है। ठीक है। तो सबसे पहला है, प्रगतिवाद का मूल तत्व शोषण का विरोध है। दूसरा है, प्रगतिवाद साहित्य को उद्देश्यपूर्ण मानता है। तीसरा है, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। तो दोस्तों, आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं, केवल एक सही है, केवल एक और दो, एक दो तीन और डी ऑप्शन है ये सभी। तो देख लीजिए दोस्तों, हम ऑप्शन देख लेते हैं, कथन देख लेते हैं क्या क्या है। प्रगतिवाद का मूल तत्व शोषण का विरोध है। देख लीजिए दोस्तों, बिल्कुल सही है। जो प्रगतिवाद था वो मार्क्सवादी विचारधारा, जो पाश्चात्य विचारधारा थी मार्क्सवाद, ठीक है, राजनीतिक विचारधारा थी मार्क्सवाद, जो कि समानता की बात करता था, साम्यवाद की बात करता था, समाज में जो शोषण था उसका विरोध करता था। तो ये बिल्कुल जो हमारी प्रगतिवादी विचारधारा है वो मार्क्सवादी थी, मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थी। ठीक है। तो ये लोग शोषण का विरोध करते हैं और जो शोषित वर्ग है उनके प्रति सहानुभूति व्यक्त करते हैं। दूसरा है, प्रगतिवाद साहित्य को उद्देश्यपूर्ण मानता है। बिल्कुल उद्देश्यपूर्ण, इनका मानना था कि साहित्य क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। तीसरा कथन है, प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। बिल्कुल सही है। जो प्रगतिवादी थे वो कहते थे कि जो समाज में घट रहा है, सामाजिक हमारे सामने जो चीज़ घटित हो रही है, जो शोषण हो रहा है, हमें उसे साहित्य के माध्यम से व्यक्त करना चाहिए। तो इसीलिए ये समाज के यथार्थ को अभिव्यक्त करने में विश्वास करते थे। तो देख लीजिए हमारे तीनों कथन सही हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर हो जाएगा तीनों। ठीक है, 1, 2 और 3 सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, साकेत के किस सर्ग में नायिका उर्मिला की विरह वेदना का वर्णन है। देख लीजिए, साकेत दोस्तों जो मैथिली चरण गुप्त हैं उनकी एक महान कृति है, प्रबंध काव्य है, जिसमें कुल 12 सर्ग हैं, 12 सर्ग। ठीक है। और 12 सर्गों में लिखा हुआ, ये 1931 में लिखा गया था। 1931 में मैथिली चरण गुप्त जी ने इसको लिखा। और इसमें जो नायिका है वो उर्मिला है। उर्मिला मतलब जो लक्ष्मण हुए राम के भाई, उनकी पत्नी उर्मिला। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन था कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, कि मतलब पूरे रामायण में
हर एक पर लिखा लोगों ने, राम के जीवन पर ही पूरा लोग लिखते रहे, सीता के बारे में वर्णन किया, लक्ष्मण का लिखा, सबका लिखा, लेकिन उर्मिला जो थी उन पर किसी ने नहीं लिखा। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस पर ध्यान आकर्षित किया और एक अपना एक कोटेशन दिया कि कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता और कवियों को उर्मिला के जीवन पर लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। तो उसमें मैथिली चरण गुप्त जी का नाम सर्वोपरि है। उन्होंने उर्मिला के विषय में एक साकेत नाम का काव्य लिखा। ठीक है, तो जो साकेत था वो अयोध्या का ही एक नाम है, अयोध्या जो राम की नगरी है उसके बारे में, तो साकेत फिर उसका नाम रखा गया। तो कुल मिलाकर के इस जो ये ऑप्शन है, साकेत के किस सर्ग में नायिका उर्मिला विषय की विरह वेदना दी गई है, तो ये हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। 8वें और 9वें सर्ग में पूरा का पूरा उर्मिला के बारे में लिखा गया है और ये इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संचारी भाव एवं स्थायी भाव के बीच पोष्य पोषक संबंध होता है, यह मत किस आचार्य का है? दोस्तों आप अपना ऑप्शन लगाते जाइए कमेंट बॉक्स में और बताइएगा कि आपके जो हमारे आज के 10 प्रश्न हैं उनमें से कितने सही हो रहे हैं। तो ऑप्शन मैं आपको बता देती हूँ, भट्टनायक, आचार्य शंकुक, अभिनव गुप्त और भट्टलुलट। तो बताइए, संचारी भाव और स्थायी भाव के बीच पोष्य पोषक संबंध होता है, किसका मत है ये? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भट्टलुलट। ठीक है, पोष्य पोषक भाव का संबंध मानने वाले थे भट्टलुलट, जो कि आचार्य भरत मुनि के जो रस सिद्धांत उन्होंने दिया था भरत मुनि ने, तो उनके रस सूत्र के प्रथम व्याख्याता थे भट्टलुलट। ठीक है, उसके बाद शंकुक भी हुए उनके जिन्होंने रस सूत्र की व्याख्या की, भट्टनायक हुए, अभिनव गुप्त, ये चारों ही जो हैं वो भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य हैं। लेकिन यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां, कबीर की रचनाओं के संकलन करता कौन है? हमारे ऑप्शन है धर्मदास, नाभादास, श्याम सुंदर दास या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा धर्मदास, क्योंकि कबीर के जो शिष्य थे या कबीर के बाद जो उनकी गद्दी संभालने वाले थे वो धर्मदास ही थे और उन्होंने ही कबीर की बाणी का संकलन किया था बीजक नाम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार किसे माना जाना उचित है? तो पहला ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, कौन किसे माना जा सकता है या किसे माना जाता है हिंदी का सबसे सर्वश्रेष्ठ निबंधकर्ता? बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार माना जाता है। ठीक है, चिंतामणि में इनके सारे निबंधों का संकलन किया गया है, ध्यान रखना, चिंतामणि। अगला है 7वां क्वेश्चन, माथा ठोक लेना मुहावरे का सही अर्थ है? पहला ऑप्शन है पीड़ा होने पर सिर पकड़कर बैठना, दुर्घटना की आशंका होना, दीनता पूर्वक कार्य करना या बदकिस्मती के कारण दुखी होना। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं मुहावरों लोकोक्तियों को लेकर, वो हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़िएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदकिस्मती के कारण दुखी होना, माथा ठोक लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कीर्ति पताका रचना के लेखक हैं? तो बताइए दोस्तों, कीर्ति पताका विद्यापति ने लिखी, हाल कवि ने लिखी, विजय सेन सूरी या मधुकर कवि, क्यों कौन है इसके लेखक? जी बिल्कुल, विद्यापति जी ने कीर्ति पताका लिखी थी और कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये 2 रचनाएं जो है उनकी वो अवहट्ट भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, अवहट्ट भाषा में लिखी गई थी और जो इनकी महत्वपूर्ण कृति है पदावली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। और विद्यापति की सबसे महत्वपूर्ण कृति है पदावली, जिसके कारण इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है 9वां। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग कीजिए। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलनात्मक आग्रह होगा। तो क्या होगा? सत्याग्रह होगा या आंदोलन या अपरिग्रह या हड़ताल, क्या कहेंगे उसके लिए? जी बिल्कुल, सत्याग्रह। किसी सत्ता के विरुद्ध अपना सत्य मनवाने के लिए किया गया आंदोलन। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन है? महात्मा गांधी जी हैं। उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था और किसके विरुद्ध चलाया था? अंग्रेज सरकार के विरुद्ध चलाया था। तो अपने सत्य को, क्योंकि महात्मा गांधी जी सत्य अहिंसा का नारा लेकर चलते थे और अपने सत्य को मनवाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। तो अपने सत्य को मनवाने के लिए कोई आग्रह किया जाता है तो उसे हम कहते हैं सत्याग्रह। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है लास्ट। साकेत की भाषा है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, आज हमने साकेत को लेकर 2-3 प्रश्नों पे चर्चा की है। उम्मीद है कि यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में ज़रूर बनेगा। तो साकेत की जो भाषा है वो है खड़ी बोली। ठीक है, और खड़ी बोली इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बता ही दिया है कि मैथिली चरण गुप्त ने लिखा है, 1931 में लिखा है, याद रखिएगा। 12 इसमें सर्ग हैं और ये नायिका प्रधान प्रबंध काव्य है। ठीक है, टोटल 12 सर्ग हैं और 8वें और 9वें सर्ग में इसमें उर्मिला को लेकर के लिखा गया है। उर्मिला की जो उदासीनता है, उर्मिला के बारे में 8वें 9वें सर्ग में लिखा गया है और ये नायिका प्रधान काव्य है। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपने सारे अपने ऑप्शन सही किए होंगे और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके 10 में से कितने सही हुए हैं। और दोस्तों, यदि आपको ये प्रश्नोत्तरी सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों को भी इसमें शामिल कीजिएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञान का विस्तार कर सकें और हिंदी का विस्तार कर सकें, दूसरों की मदद कर सकें। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार के रोचक प्रश्नों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान।